तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माई सेल्फ विजेंद्र वर्मा, और मैं विधि जुडिशियल एकेडमी जो संस्थान है इसका डायरेक्टर हूँ, निर्देशक हूँ, फाउंडर, डायरेक्टर फाउंडर ऑफ विधि एकेडमी। और मैं एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रह चुका हूँ यहाँ पर दिल्ली में। उसके बाद 2017 में मैंने उस पोस्ट से रिजाइन करके अपना ये इंस्टीट्यूट शुरू किया है। और हम लोग पिछले 2017 से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड से यहाँ पर जुडिशरी की कोचिंग दे रहे हैं आप लोगों को। और हिंदी, अभी तक हमारा इंग्लिश मीडियम था, उसमें भी जो टीचिंग मेथड था बाइलिंगुअल था, वो भी बहुत कुछ सबको समझ में आता है। काफी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स उसी में एडमिशन ले रखा है उन लोगों ने। लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि भाई केवल हिंदी माध्यम को ध्यान में रखते हुए क्लासेस शुरू की जाए। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ पाएंगे। कहीं कोई दिक्कत आए मैं आपका नाम लेके पूछूंगा, या मेरे नाम के बिना भी आप अपनों, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इससे पोस्ट कर सकते हैं, मैसेज पोस्ट कर सकते हैं। डोंट हेजिटेट, राइट। चलिए, तो हम लोग देखिए मेरे जवान पे अभी क्या आएगा, आईपीसी, आईपीसी ही आएगा, है ना, भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस की जगह अभी आईपीसी आएगा। तो अब समझ जाना है। तो मैं आपको अब ये जो आज ही क्लास शुरू होगी, तो बीएनएस और आईपीसी को साथ में लेकर के कराने वाला हूँ, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, कभी भी हम लोगों ने जुडिशरी की कोचिंग करने के लिए, जुडिशरी की कोचिंग अगर आप करना चाहते हैं, इसके पहले मैं आपको एक कहानी समझाता हूँ, एक सुनाता हूँ कहानी, आपको आइडिया लगेगा कि है क्या मामला। ये देखिए, तो हुआ ये कि एक व्यक्ति था, उसकी लॉटरी लग गई अचानक। एक गरीब गरबा व्यक्ति, अचानक उसकी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई, और उसके पैसा दिखा, लोगों को दिखने लगा कि हाथ में अंगूठियां आ गई, गले में चेन आ गई, अच्छा मोबाइल आ गया, कार आ गई, ये सब दिख रहा है, कि लोग आश्चर्यचकित करने लगे। तो उसमें विशाल ने पूछा उससे कि भाई अचानक क्या हुआ तुझे, अचानक पैसा कहाँ से आ गया। तो उसने बोला, मान लीजिए ये है महेंद्र है। तो महेंद्र ने कहा भाई मेरी लग गई लॉटरी, लॉटरी लग गई। फिर लॉटरी कैसे लग गई? कह रहे देखो मुझे ना रात को सपना आता था, उसमें मुझे 9 नंबर दिखाई दिया, फिर 9 नंबर दिखा, फिर 9 नंबर दिखा। 3 दिन से लगातार मुझे 9 9 9 नंबर लिख रहा था। तो मैंने इनको जोड़ा, ये 30 नंबर हो गया, और मैंने 30 नंबर की लॉटरी खरीद ली, मेरी लॉटरी लग गई। भाई ये क्या कह रहा है, 9 9 को 3 बार जोड़ेंगे इसका टोटल होता है 27। तू मूर्ख है? कहते मूर्ख तो कहिए ना, लॉटरी मेरी लग गई। अब 27 हो या 30 हो, बस मेरी लॉटरी लग गई। समझ रहे हैं आप बात? मीनिंग देयर बाय व्हाट, कि अल्टीमेटली मकसद क्या है, लॉटरी लगने से है। किससे है? लॉटरी लगने से है। ऐसे ही आपका जो मकसद है, अगर आप जुडिशरी की कोचिंग कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपका एम होना चाहिए, आपका उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कि आपका जुडिशरी में सिलेक्शन हुआ, राइट। सिलेक्शन इन द जुडिशरी। तो कई बार वो 10 10, 10 + 10 + 10 करके 30 करना पड़ता है, और कई बार हमें ट्रिक्स से 9 + 9 + 9 करके भी 30 करना पड़ता है। मीनिंग देयर बाई कि जरूरी नहीं है कि एकदम सीधा रास्ता अडॉप्ट किया जाए। जुडिशरी की कोचिंग के लिए हमें बहुत सारी ट्रिक्स अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। तो किसी भी तरीके से हमें चीजें समझ में आए, हम एग्जाम में उसको प्रोड्यूस कर पाए, वो इम्पोर्टेंट है। तो जुडिशरी के एग्जाम के लिए जो पैटर्न हम लोग एलएलबी क्लासेस में पढ़ते हैं उससे डिफरेंट है। यहां पर हम पढ़ते हैं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हैं यहाँ बात? तो यहाँ पर एलएलबी का उद्देश्य विद्वान बनना नहीं होता है, हमारा उद्देश्य होता है जज बनना। उसी के अकॉर्डिंगली हम टॉपिक्स चुनते हैं, हम बुक्स की प्रायोरिटी बताते हैं कि कौन कौन सी बुक को ज्यादा पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना चाहिए हमें, और अकॉर्डिंगली हम अपनी पढ़ाई को आगे करते हैं। जुडिशरी का एग्जाम क्वालिफाई करना, जैसे मैंने आपका इंट्रोडक्शन लिया, अभी आप परसुइंग कर रहे हैं, अभी आप एलएलबी आप कर रहे हैं आप, है ना। हालांकि अच्छी बात है, देखो आप ना है तो हिंदी मीडियम के, लेकिन मैसेज आप इंग्लिश में आए हैं सब। एनीवेज, तो अब ये देखो कि अगर क्या ये काम, एक छोटा सा कम बात समझनी जरूरी है, क्योंकि जब हमारा कॉन्फिडेंस अंदर से अच्छा होगा तो हम आगे ढंग से इंटरेस्ट ले पाएंगे इसको। क्या बात है, जुडिशरी एग्जाम क्या जज बनना आसान है, मुश्किल है, क्या है? आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बताता हूँ क्या है। देखिए, जुडिशरी का एग्जाम, जज बनना, जुडिशरी एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम है, लेकिन सब जो लोग समझते हैं
इसकी नेचर को, एग्जाम को कैसे पास किया जाएगा, उनके लिए आसान भी है। इसके लिए मैं आपको छोटी सी कहानी समझाता हूँ। देखिए, लक्ष्मण जी को मूर्छा से जगाने के लिए हनुमान जी गए जड़ी बूटी लेने के लिए, संजीवनी बूटी लेने के लिए। क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि संजीवनी बूटी कौन सी है, कंफ्यूजन हो गया उनको, तो वो पूरा पहाड़ उठा लाए। तो आप देख रहे हैं पहाड़, कि हनुमान जी ने कितना दुष्कर कार्य किया, कितना मुश्किल काम किया, पूरे पहाड़ को उठा डाला। लेकिन अगर आप सूक्ष्मता से देखेंगे तो क्या वो कार्य उतना दुष्कर था? कार्य क्या था? जड़ी बूटी को उठा के लाना था। लेकिन वो इतना मुश्किल क्यों हो गया? अज्ञानतावश, क्योंकि जड़ी बूटी की समझ नहीं थी। उसी तरीके से आपका जुडिशरी का एग्जाम है। अगर आपको वो समझ है कि किस तरीके से पास किया जाएगा, अगर आपके पास वो ट्रिक्स हैं, तो आप इस एग्जाम को बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। आपके लिए इतना ही आसान हो सकता है जितना कि जड़ी बूटी को उठाना। लेकिन अगर आप लोगों ने गलत प्रैक्टिसेस अपनाई और ट्रिक्स को अप्लाई नहीं किया, सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ाई की, अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, तो ये आपके लिए उतना ही मुश्किल हो सकता है जितना कि आपके लिए पहाड़ उठाना हो सकता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मीनिंग देयर बाई, काम मुश्किल नहीं है, एग्जाम मुश्किल नहीं है, एग्जाम को मुश्किल हम लोग बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन बातों को ध्यान में रखेंगे हम। नंबर वन, जो इन सबको समझाया मैंने, कि ये जो एग्जाम है जुडिशरी का, वो ऐसा है जिसको आप आराम से पास कर सकते हैं। कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, कोई दुष्कर बात नहीं है। हमें सिर्फ अच्छे तरीके से पढ़ना आना चाहिए, अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए कि हमें किस तरीके से अपने कोर्स को कवर करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, जो पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ये सारी समझ हमें डेवलप करनी है। तो ये आसान, बहुत मुश्किल नहीं है। रादर मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान का सबसे आसान एग्जाम है ये, जो हम क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न यहाँ पर है तो अभी कर सकता है, फिर हम लोग अपने आज के सब्जेक्ट पर और क्लास पर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट है आपका, इसको आप कह सकते हैं आज का बीएनएस, और या फिर हम कह सकते हैं पुरानी, हम कह सकते हैं आईपीसी, राइट? सो आईपीसी या बीएनएस, सही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजीसी की तैयारी करते हुए हमें पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रायोरिटी पता होनी चाहिए पहले ही, ताकि हम उसको उसी तरीके से रेस्पेक्ट कर पाए। तो प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक की जो आईपीसी है या बीएनएस है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। ये आपकी जो यूजीसी की तैयारी करने वाली किताबों में से है, सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक विषय है। यह है आपका आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। ठीक, ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्योंकि ये आपके लिए प्रिलिम्स में काम आएगी। यू विल सी दिस बुक इन प्रिलिम्स एवरीवेयर, मेंस, मेंस में, इंटरव्यू में, एग्जाम के तीनों ही चरणों के लिए अति महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। आपको प्रारंभिक परीक्षा मिलेगी, मुख्य परीक्षा मिलेगी, साक्षात्कार में यहाँ से पूछा जाएगा। ऐसी सभी पुस्तकें ऐसी नहीं होती, सभी विषय ऐसे नहीं होते। जैसे जैसे पार्टनरशिप है, वो कहीं पर प्रीलिम्स में है, कहीं पर प्रीलिम्स में नहीं है। टॉर्ट है, कहीं पर प्रीलिम्स में है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर आएगा, कहीं पर नहीं आएगा। लेकिन ये जो आईपीसी है, ये भारतीय न्याय संहिता है, ये आपको लगभग सभी राज्यों की प्रतियोगिताओं में, लगभग बिहार में नहीं मिलती है बस अदरवाइज हर जगह आईपीसी, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, हर जगह आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आपको इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो आप लिख लीजिए, आप लोगों ने लिख लिया होगा, मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, सही है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषयों में से एक विषय है ये आपका आईपीसी। कैसे करना होता है, कैसे तैयारी करनी चाहिए हमें इसकी? देखिए, इसकी तैयारी के लिए आपको, मैं आपको सजेस्ट हमेशा ये करूंगा, अगर आपकी आवाज मुझ तक नहीं आई होगी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको टास्क दूंगा, और जैसे ही मेरी आवाज सुनेंगे तुरंत आप बिना हंसे बिना रुके आप एक काम करेंगे, फिर मैं उससे बाद में कंटिन्यू करूंगा। दो का पहाड़ा सुनाइए, स्टार्ट। जल्दी से दो का पहाड़ा खुद को सुनाओ फटाफट, स्पीड से। जब हो जाए तो लिखना कि डन। डन। जिस तरीके से आपको दो का पहाड़ा याद है, उसी तरीके से आप मुझे, क्या आपको गायत्री मंत्र याद है? राइट डाउन, फटाफट सुनाइए, खुद को सुनाइए और फिर लिखिए डन, जल्दी से। एवरीवन, दो का पहाड़ा हो या फिर आपका गायत्री मंत्र हो, आपने ये नहीं कहा होगा खुद से कि सर मुझे रिवीजन करना है। आपने तुरंत सुनाया होगा, फ्लो में सुनाया होगा, हाँ कि ना? गायत्री मंत्र आपने फ्लो में सुनाया होगा,
गायत्री मंत्र में सीक्वेंस है ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यः प्रचोदयात्। आपने ये नहीं कहा कि प्रचोदयात् को पहले बोल दें क्या, है ना, उसकी सीक्वेंसिंग आप नहीं तोड़ेंगे। आपने पूरा याद किया, कंठस्थ याद किया, डायरेक्टली याद किया, सीधा याद किया। उसी तरीके से मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट, जो ऐसे सेक्शंस हैं आईपीसी में या बीएनएस में, जो आपको प्रीलिम्स में भी आएंगे, मेंस में भी आएंगे, और हमें मेंस में उनको लिखना होगा, तो उनको आपको उसी तरीके से कंठस्थ करना चाहिए कि जैसे कि आपको दो का पहाड़ा है या आपको गायत्री मंत्र याद। मुझे लगता है कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे, मैं अपनी बात कन्वे कर पा रहा हूँ आप लोगों को कि हम कब मान लें कि हाँ हमें ये आ गया। एक तो तब आएगा समझ में आ गया सर, हाँ समझ में आ गया, लेकिन समझ में आने से केवल आप एग्जाम में पास नहीं हो जाएंगे। एग्जाम में पास तब होंगे जब हमें वो याद होगा, जब हम प्रीलिम्स में उस नॉलेज को यूज कर पाएंगे, जब हम मेंस में आंसर लिख पाएंगे और इंटरव्यू में उसके आंसर को दे पाएंगे, देन एंड देयर। हाँ या ना? जब हम इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप ये नहीं कह सकते रिविजन कर लूं क्या, आपको तत्काल उसका उत्तर देना पड़ेगा। इसीलिए आईपीसी को अगर मजा करना है, इसमें अगर आपको लगाना है कि बस बढ़िया तरीके से करना है, तो आप, ये बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, यू कैन डू इट वेरी वेल। 100% हमारा स्कोर आना चाहिए इसमें। अगर 15 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ रहे हैं तो 15 के 15 सॉल्व करने हैं। मेंस में कोई सा भी क्वेश्चन आ रहा है, हमने उसको छोड़ना नहीं है। तो मैंने आपको एक नेक्स्ट लेवल का बताया कि हमें आईपीसी को तैयार कैसे करना चाहिए, हाउ शुड वी रेडी दिस सब्जेक्ट। यस और नो, डिड यू गेट इट? पता चला आपको, समझ में आया? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स प्लीज फास्ट। नाउ टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, और उसी से ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विद इन द आईपीसी इज व्हाट द कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, आपराधिक मानव वध। इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड, और दूसरा टॉपिक है इसका भैया, बड़ा भैया क्या है वो, हत्या, मर्डर। तो टुडे वी आर गोइंग टू डील विद दीज टॉपिक्स। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, और आपके एग्जाम्स में भी जो एलएलबी परसू कर रहे हैं वहां भी यूज कर सकते हैं इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को, और एग्जाम में तो आएगा ही आएगा भैया। तो करें स्टार्ट। तो आपके पास आईपीसी का बेलेट होना चाहिए, वैसे स्क्रीन पर आएगा ही आएगा, और फिर समझते हैं अच्छे तरीके से क्या है। देखिए, तो ये रहा आपके सामने बेयर एक्ट। मैं आपके सामने बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ूंगा, फिर मैं समझाऊंगा इसको अच्छे तरीके से, और जहां जहां पर आपको समझ में नहीं आए आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। पढ़ते हैं बेयर एक्ट। दिस इज व्हाट, जो कोई जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, क्या, मृत्यु कारित करने के आशय से, प्लीज अंडरलाइन करना अपने, इसमें वन लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, अलग से हाईलाइट कर लीजिए अपने ब्रैकेट में, या ऐसी शारीरिक क्षति, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो, संभाव्य को अंडरलाइन कीजिए, गोल कीजिए, यहां से आपको इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा इसको। ओ या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है, अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए संभाव्य शब्द को, कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, इसी बात को समझते हैं। जो कोई ऐसा करने से नंबर 1 का आशय हो, नंबर 2 हो या नंबर 3 हो, ऐसे इंटेंशन नॉलेज रखते हुए क्या कर दे, कोई कार्य करके, अंडरलाइन कीजिए, मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है। समझे? तो सेक्शन 299 आईपीसी में, और आपका सेक्शन 100 हो गया आपका ये आपराधिक मानव वध बीएनएस का। ये क्या डिफाइन करता है, आपराधिक मानव वध। अब इसमें आप ये देखो, दो दो शब्द हैं इसमें, मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया, हाईलाइट करा दिया, अब मैं समझाऊंगा एक एक वर्ड इसका, जो आपके लिए दिमाग खोल देगा आपके, बस कहीं और मत जाना, सोना मत। समझे? देखिए क्या शब्द है यहाँ पर, ये आपराधिक मानव वध, कल्पेबल होमिसाइड, इसको हिंदी में बोलते हैं कल्पेबल, इंग्लिश में बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानव वध। मानव वध का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि मानव की हत्या हुई, मानव की मृत्यु तो हो ही रही है, मानव के द्वारा मानव की मृत्यु कारित करना, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर होमिसाइड, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मानव वध। जब एक व्यक्ति, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हत्या करेगा, मृत्यु कारित करेगा, मैं हत्या नहीं बोल रहा हूं, मृत्यु कारित करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मानव वध। तो एक एक शब्द को समझना हम लोगों ने। पहला शब्द का क्या समझना है, मानव वध। मानव वध का क्या मतलब है, होमिसाइड का मतलब क्या है यहाँ पर, ये होमिसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ
ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग, मानव के द्वारा मृत्यु कारक करना, इसको हम बोलते हैं मानव वध। अब देखो, मानव वध लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है। क्या कहा मैंने आपको? मानव वध जो है वो इलीगल भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, वैध भी हो सकता है, अवैध भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कि सब मानव वध अवैध कैसे, वैध कैसे हो जाएगा? देखो, कई तरीके से हो सकता है। अवैध का मतलब है, वैध का मतलब है जब वो दंडनीय ना हो। जैसे अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया हो, उसकी उसका गला कौन घोटेगा, उसको फांसी कौन लगाएगा बताओ? कमोन, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्लाद लगाएगा, हाँ या ना? तो क्या जल्लाद को सजा दी जाएगी? नहीं ना। लेकिन यू विल सी कि यहां पर मानव की मृत्यु कारित की गई मानव के द्वारा। तो ये क्या हुआ? क्या हुआ ये मानववत तो हुआ, लेकिन कैसा हुआ? लीगल हुआ, वैध हुआ, दंडनीय नहीं हुआ। यस और नो? समझ में आ रही है आपको? सेकेंडली क्या हो सकता है? एक छोटा सा बच्चा है 7 साल का, जान ले लूंगा तेरी मैं, और गोली चला देता है छोटा सा बच्चा, राइट? मृत्यु हो गई। क्या आप छोटे बच्चे को, 6 साल के बच्चे को, 6.5 साल बच्चे को, या जिसकी उम्र 7 साल से कम है, उसको सजा देंगे? नहीं देंगे। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति पागल है, जिसे कहते हैं मंद बुद्धि कहते हैं, जैसे कहते हैं कि अब हिंदी में कोई शब्द नहीं आ रहा मुझे भी, हम पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, चित्त विकृत व्यक्ति, राइट? उसके द्वारा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो भी लीगल होगी। वो किसी व्यक्ति ने सेल्फ डिफेंस में किसी की डेथ कर दी, वो भी होगी। सो देर में भी जो मानव वध जो है, दैट कैन बी लीगल एज वेल एज इलीगल। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? कौन से मानव वध की बात कर रहे हैं महेंद्र? यहां पर हम बात कर रहे हैं ऐसे मानव की बात कर रहे हैं जो कि आपराधिक मानव वध हो। तो अपने मन में, दिमाग में बैठा लीजिए, हम लोग पहले आपको एक शब्द आना चाहिए, जुडिशियली ऐसे पढ़ा जाता है, देखो ये, यू शुड रीड लाइक दिस। कैसे? मानव वध कैसा? कैसा मानव वध? जो कि आपराधिक हो, आपराधिक मानव वध हो, राइट? तो हम सेक्शन 100 धारा 100 आपको डिफाइन करती है मानव वध जो कि आपराधिक है, जिसे हम कहते हैं आपराधिक मानव वध। अब आगे समझते हैं कि जब हम लोग क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं, कोई आपराधिक विधि पढ़ते हैं, सब्सटेंटिव लॉ पढ़ते हैं, तब उसको खास बात क्या होती है? एक शब्द है, हिंदी में बोलते हैं अवयव, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। देखिए, जब हम क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे स्पेसिफिकली, तो आपको भावनाओं में नहीं बहना है। एक फिल्म आई थी एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस, कितने लोगों ने देखी बताओ जरा? उसमें एक सीन था कि जब वो जाता है, डॉक्टर डीन जो है वहां का, कहता है कि देखो, अगर मैं अपनी फैमिली में किसी का ऑपरेशन करूंगा तो मेरे हाथ कांपेंगे। तो आप सबके लिए जो जो पेशेंट है वो एक बॉडी होनी चाहिए, यू शुड नॉट बी इमोशनली अटैच टू द पेशेंट्स, है ना? भावनाओं में नहीं बहना है आपको। उसी तरीके से मैं कहूंगा, जब क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं आप, तो आपको भावनाओं में नहीं बहना है। आपको ये देखना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा अपराध हुआ, तो भावनाओं में नहीं बहेंगे आप उस सेक्शन के, उस धारा के इंग्रेडिएंट्स, अवयवों को देखेंगे, क्या उसमें उपस्थित है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, एक मैडम है सुधा कुमारी, क्या नाम है? सुधा कुमारी। इनसे कहा गया, इनके ससुराल में इनकी सासू जी ने कहा कि सुधा, चाय बनाओ। कौन सी चाय बनाना? अदरक की, अदरक की चाय बनाओ। अब ये चाय ले आई, लेकिन सासू जी ने फेंक के मारी, क्या चाय बनाई है ये? लेकिन चाय तो लाई हूं। कौन सी चाय? कहाँ था? अदरक की चाय, अदरक तो है ही नहीं। ये चाय हो सकती है, लेकिन अदरक की चाय नहीं कब तक कहलाएगी, जब तक कि इसमें अदरक ना। तो जो अदरक है वो क्या हुआ? अवयव हुआ, इंग्रेडिएंट हुआ उसका, वो ये। उसी तरीके से उसी तरीके से क्रिमिनल लॉ में, आपराधिक विधि में जो सेक्शंस हैं, कोई अपराध है, उसका होता है इंग्रेडिएंट्स। जब तक ऑल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट ना हो किसी ओकेजन पर, हम लोग अपराध की श्रेणी में उसको लेकर नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दो लोग फाइट कर रहे हैं, डिशुम डिशुम कर रहे हैं, और उनमें उनकी उनकी आपसी लड़ाई को बचाने के लिए
कौन आ जाता है, एक लेडी आ जाती है। क्या होता है, उसके कंधे पे छोटा सा मासूम सा बच्चा होता है, 1 महीने का बच्चा होता है। और जो लड़ रहे हैं उनको होश नहीं है, एक दूसरे को मार रहे हैं, घूसा मार रहे हैं। और एक घूसा उसी बच्चे बचाओ, जो लेडी आती है वो घूसा मार रहा है वो अपने प्रतिद्वंदी को, लेकिन वो भूल से लग जाता है उस बच्चे की पीठ पर, और बच्चा 1 महीने का बच्चा उस घूंसे के प्रहार को सह नहीं पाता, वहीं पर डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बच्चे की डेथ हो गई है, एक व्यक्ति के घूंसे से हुई है, तो क्या उस घूंसे के, क्या उसने आपराधिक मानव वध किया, क्या उसने हत्या की? आज तक जी टीवी सब जगह चल रही है न्यूज। एक व्यक्ति ने खूंखार व्यक्ति ने, दुर्दांत व्यक्ति ने किया किसी का मानव वध, बच्चे की हत्या की गई, साथ फांसी दो और ये दो वो दो, दुनिया भर में प्रदर्शन हो गए। अब मुझे आप बताओ, देखो क्या हुआ है, एक बच्चे की डेथ हो गई है, मासूम से बच्चे की, कैसे हुई है, उसके घूंसा लगा हुआ है। दुनिया क्या डिमांड कर रही है, उसको फांसी की सजा दो, उसको सजा दो, है ना? लेकिन आपको भावनाओं में नहीं बहना है, आपको ये देखना है उसका अपराध टेक्निकली डेफिनेशन के हिसाब से कब हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ। जरूरी नहीं है कि हर मृत्यु में अपराधी मानववध हो या हत्या ही हो, जरूरी नहीं है, आपको डेफिनेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको किसी धारा को, सेक्शन को टेक्निकली पढ़ना चाहिए। अगर आपको इतनी सी मेरी बात समझ में आई हो अभी तक, आई होप कि मैं बहुत, आज जानता हूँ मैं बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाता हूँ, फिर भी आई वॉन्ट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज राइट डाउन। यहाँ तक की बात समझ में आपको आई नहीं आई, मैं आपको समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ, उसके बाद में मैं कंटिन्यू करूंगा, प्लीज राइट डाउन फास्ट, कम ऑन एवरीवन। अब पढ़ते हैं इसी बात को टेक्निकली, पढ़ने के समय पढ़ते हैं, देखिए क्या है ये। ये है आपकी डेफिनेशन, ये है आपकी डेफिनेशन। इसको हमें पढ़ना कैसे है, देखिए पहले मैं आपको अंडरलाइन करा चुका हूं, अब इसको दोबारा पढ़ते हैं, देखिए कैसे पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़ना। जो कोई, जो कोई, जो कोई, लास्ट में मिलेगा, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है। इंग्लिश में लाइन पहले मिलती है, हु एवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट, इंग्लिश में ऐसे मिलेगी, शुरू मिलेगी, हिंदी में लास्ट में मिलती है इस तरीके से। इंग्लिश में मिलेगी हु एवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट, हिंदी में मिलती है जो कोई कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है। तो ये पहला इंग्रेडिएंट है। क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी की मृत्यु कर रहा है, मृत्यु कर रहा है, मृत्यु कर देता है। सुधा किसकी मृत्यु कारित करोगी बताओ? किसी चींटी मारोगी, कोई मच्छर मारोगी, मुर्गा मारोगी, कोई जानवर को मारोगी, किसकी मृत्यु की बात कर रहे हैं यहाँ पर? मृत्यु किसकी बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? अगर मृत्यु की बात कर रहे हैं, मृत्यु की अगर डेफिनेशन आप जाकर देखो डेफिनेशन क्लॉज में, तो वो मिलेगी आपको यहाँ। मृत्यु का मतलब है किसकी मृत्यु? एक मानव की मृत्यु, डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। किसकी? डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव की मृत्यु कर जानी है। और मानव का मतलब क्या है, मनुष्य का मतलब क्या है? कोई भी स्त्री हो सकती है या पुरुष, और किसी भी एज के, किसी भी उम्र के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई व्यक्ति किसी भी उम्र के पुरुष या स्त्री की मृत्यु कारित करता है, तो आपराधिक मानव वध के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है, जो पहला अवयव है, जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है, वो क्या हुआ कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी स्त्री या किसी पुरुष, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो या फिर वो कोई बूढ़ा हो, उसकी मृत्यु कारित करना। तो पहली रिक्वायरमेंट ये होगी इस सेक्शन की कि किसी की मृत्यु होना जरूरी है, हाँ या ना? ये आई पहली रिक्वायरमेंट। देखो लॉ को हमें ऐसे समझना चाहिए, पहले ऐसे समझेंगे, माइंड में बैठाएंगे, तब चीजें आसान हो जाएंगी। मेरा पहला वाला एग्जांपल मत भूलना, जो पहाड़ वाला बताया था मैंने, मैं चीजें आसान कर रहा हूँ आपके लिए, आपको सिर्फ इस तरीके से पढ़ के याद करना है बस। कम ऑन, समझ में आई बात इतनी? तो मृत्यु कारित करना हो गया।
अब समझिए, देखिए किसकी मृत्यु कर रहे हैं आप? ह्यूमन की मृत्यु कर रहे हैं, हाँ है ना। हम कर रहे हैं किसी मनुष्य की मृत्यु। अब यहीं से प्रश्न खड़ा हो जाता है बचवा, और वो क्या है? क्या किसी व्यक्ति की, किसी भ्रूण की, एक बच्चा, एक जो गर्भ में है अभी अभी, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, जो व्यक्ति का जो कहां पर है, जो अभी गर्भ में है, द चाइल्ड इन दी वॉम, गर्भ में बच्चा। अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा गर्भ में है, उसको डिशुम करके आप मार देते हैं, तो क्या वो आपराधिक मानवत की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा? कम ऑन, राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, जल्दी बताइए। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है अभी, कि मृत्यु करना है, किसकी मृत्यु होती है? मनुष्य की मृत्यु हो रही है। तो क्या जो गर्भ में बच्चा है उसको मनुष्य मानेंगे, नहीं मानेंगे, इस डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरी बात नहीं आ रही समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताइए फास्ट, कम ऑन। नो, इसके लिए आप पढ़ेंगे, आप पढ़िए, क्या पढ़ेंगे आप? आपका एक्सप्लेनेशन थर्ड पढ़िए आप यहाँ पर, एक्सप्रेशन थर्ड पढ़िए साथ में। सेक्शन 299 आईपीसी, सेक्शन 100 बीएनएस का आप क्या पढ़ेंगे? एक्सप्लेनेशन थर्ड पढ़ेंगे। पढ़ो विशाल कुमार। देखिए, मां के गर्भ में स्थित किसी बालक की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है, मानव वध नहीं है। समझे? कहां पर? गर्भ में स्थित किसी बालक की मृत्यु कारित करना। ये पढ़ रहे हैं आप लोग, थर्ड पढ़ा आपने, है ना। कॉजिंग डेथ ऑफ द चाइल्ड इन मदर्स वॉम इज नॉट कल्पेबल होमिसाइड, इज नॉट होमिसाइड। बोलो हाँ है ना? बस समझ में आ गई ये बात? कहाँ से चली पता आपको? स्पष्टीकरण 3 से चल गई पता। लेकिन इसमें खास बात क्या है? किंतु किसी जीवित बालक की मृत्यु कारित करना, किसकी? जीवित बालक की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध की कोटि में आ सकेगा कब? यदि उस बालक का कोई भाग को अंडरलाइन करो, राउंड करो, बाहर निकल आया हो। बस इसको अंडरलाइन कर लेना, मत भूलना। राइट डाउन पी फॉर प्रीलिम्स, जल्दी से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राम वचन कुमार ध्यान से पढ़ो को, देखो, यदि उस बालक का कोई भाग बाहर निकल आया हो, ध्यान से सुनो इस बात को, देखिए, अगर बच्चा मानव के माता के गर्भ में है और तब उसकी मृत्यु की जाती है, तो वो आपराधिक मानव वध नहीं होगा। बहुत इमोशनल डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि कोई अपराध नहीं होगा, वो भी अपराध होगा, लेकिन वो आपराधिक मानव वध नहीं होगा। दैट विल नॉट बी द culpable homicide, that may be another offense, but certainly that will not be culpable homicide, वो आपराधिक मानव वध नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर स्पष्टीकरण में लिख दिया गया है कि यदि कोई माता के गर्भ में है, माँ के गर्भ में कोई बच्चा है, उसकी मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं होगा। तो कब होगा? कब होगा? मैं देखता हूं आपके लिए, कुछ निकालता हूँ, कुछ वीडियो मिल जाए शायद, देखते हैं। एक सेकेंड रुकिए, ये देखिए आप, ये अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। ये वीडियो जो प्ले करूंगा मैं, तो इसमें साउंड नहीं आएगी आपको। ये देखिए, देख रहे हैं आप? ये अभी जो बच्चा है, ये कहां पर है? ये माता के गर्भ में है कि नहीं है? मैंने इसको चलाया, और ये अब इस पोजीशन पे देखिए, जब ये इस पोजीशन पर है बच्चा, यहां पर अगर उसकी मृत्यु करी जाती है, तो इस पोजीशन पे इसको आपराधिक मानव वध नहीं माना जाएगा। लेकिन जैसे प्ले कर, ध्यान से देखना, ए बाहर आया, बच्चा बाहर आया। बस यहीं पॉज कर देते हैं। जैसे ही बच्चे का कोई भाग माता के शरीर से बाहर आया, और इस समय इसकी मृत्यु कारित करी जाए, इस समय इसकी मृत्यु कारित करी जाए, तो हम बोलेंगे कि अब ये मानव वध की श्रेणी में आ गया, आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आ गया है। प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई नहीं आई। अब हम इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, ये रही लैंग्वेज, देखिए अब समझ पा रहे होंगे इसको। देखिए, यदि उस बालक का कोई भाग बाहर निकल आया हो, कोई भाग बाहर निकल आया हो,
तब वह आपराधिक मानव वध की कोटि में आ सकेगा। यद्यपि उस बालक ने श्वास नहीं ली हो या उसने पूर्णतः जन्म नहीं लिया हो, उस बच्चे ने, ये पूरी तरह जन्मा नहीं है बच्चा है, देखो ये, इसमें आप देख रहे हो अभी बच्चा पूरी तरह जन्मा नहीं है, सिर्फ क्या एक भाग माता के अंग से बाहर आया है, ना सांस ली है, ना श्वास ली है, ना पूरी तरह जन्मा है, लेकिन यहाँ पे मृत्यु कारित करेंगे तो वो आपराधिक मानवत की श्रेणी में आ सकेगा। तो देखो इतना इस तरीके से टेक्निकली चीजों को पढ़ा जाता है। कम ऑन, आपको बात समझ में आई नहीं आई? हरी अप फास्ट प्लीज। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एक ही बात पढ़ी, ध्यान रखना बस। अब आ जाते हैं आगे को। तो हमने एक पॉइंट समझ लिया ये वाला, कि कोई व्यक्ति मृत्यु कारित कर रहा है किसी कार्य के द्वारा, और उसमें हमने एक सब पॉइंट पढ़ लिया बच्चे के जो मानव माँ के गर्भ में बच्चे की मृत्यु में क्या पोजीशन रहेगी। अब पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एक्टस रियस हो गया, क्या हो गया, मृत्यु कारित कर दी गई, ये हो गया एक्टस रियस, कोई कार्य हो गया। लेकिन देखिए क्राइम के दो इंग्रेडिएंट होते हैं, एक्टस रियस और मेंस रिया, है ना। उसने कोई कार्य किया हो और वो कैसे किया हो, दुराशय के साथ में किया हो। तो दुराशा वाला पॉइंट अभी, किसी की मृत्यु तो कर दी किसी ने, लेकिन मृत्यु भैया किसी कई बार तरीके से हो सकती है, एक्सीडेंटल हो सकती है, नेग्लिजेंस से हो सकती है ना, इन दी एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हो सकती है, बच्चे के द्वारा हो सकती है, पागल व्यक्ति के द्वारा हो सकती है, लॉ की कंप्लायंस में हो सकती है। हर मृत्यु कारित करना मानववध, आपराधिक मानववध नहीं हो जाएगा, उसके लिए विशेष प्रकार का दुराशा चाहिए, मेंसरिया चाहिए। उस दृष्टि से क्या बात है, पहली रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे है, जो कोई ऐसा करता है, कैसे करता है, मृत्यु कारित करने की आशा से ऐसे करता हो। सुधा कुमारी घोट लीजिएगा बुरी तरीके से इस लाइन को, मृत्यु कारित करने के आज दो के पहाड़े की तरह रटा होना चाहिए, मृत्यु कारित करने के आशय से ऐसा करता हो। तो पहला जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है, मृत्यु कारित करने का आशय। तो आपने मृत्यु करी, लेकिन कैसे की, विद इंटेंशन क्या थी, योर इंटेंशन वॉज टू कॉज डेथ। whoever causes death with the intention of causing death, जो कोई भी मृत्यु कारित करता है, कैसे, मृत्यु कारित करने के आशय से, उसका आशय था मृत्यु कारित करना, जैसे कि इन महाशय का है। आप यह देखिए फटाफट देखते हैं, इस व्यक्ति को देखिए, मैं इसका वीडियो प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखना। जिसने गर्दन काटी है उसका आशय क्या कह सकते हैं आप, क्या आशय है उसका बताइए। उसका आशय है मृत्यु कारित करना। मृत्यु कारित करना और मर्डर करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना, गलत नहीं बोलना। देखो कैसे, ध्यान रखना, इन शब्दों का प्रयोग करना अच्छे तरीके से। मृत्यु आपराधिक मानव वध हत्या, ये तीनों का शब्द अलग अलग मीनिंग है। किसी की मृत्यु कारित कर रहे हैं, हो सकता है वो हत्या की कैटेगरी में आए या नहीं आए, आपराधिक मानववादी कैटेगरी में आए या नहीं, नहीं पता। किसी व्यक्ति की इन एक्सीडेंट से भी डेथ हो सकती है, एक्सीडेंट से डेथ हो गई, डेथ तो हुई, मृत्यु तो हुई, लेकिन वो हत्या नहीं कहलाएगा, इसको बोलते हैं मर्डर। मर्डर सेक्शन 302 में पनिशेबल है, आईपीसी में, समझे। और एक्सीडेंटल डेथ 2 साल से पनिशेबल है, तो इस बात का ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं आगे को, देखिए ये रहा। तो पहला हुआ मृत्यु का, उसने मृत्यु करी और कैसे की, मृत्यु कारित करने का आशय था। अब दोनों बातें हो गई, तो अब हम बोल सकते हैं कि उसने कौन सा अपराध किया, आपराधिक मानव वध का अपराध किया। दूसरा क्या किया, दूसरा क्या है देखिए, ऐसी क्षति कारित करने का आशय। ओ हो विकास कुमार समझो बात को, कैसा आशय है, आशय किस बात का है बबुआ, देखो शारीरिक क्षति कारित करना, इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर आशय किस बात का था, मृत्यु कारित करने का आशय था।
यहां पर कौन सा आशय है? शारीरिक क्षति करने का। दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हैं? एक में आशय है डेथ करने का, मार दो खलास। एक में कि नहीं नहीं नहीं, मार के तड़पता हुआ छोड़ दो। तो दोनों में ही कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? आशय, इंटेंशन। आशय, इंटेंशन, दोनों में ही आशय है। लेकिन एक में आशय, एक में आशय क्या है? एक में आशय है सीधा सीधा मृत्यु कारित करने का, और दूसरे में है शारीरिक क्षति करने का। जैसे देखिए, इसको समझिए, यहां पर लिख के समझाता हूं मैं आपको। ये है आशय, इंटेंशन। एक में इंटेंशन क्या है? टू कॉज डेथ, मृत्यु कारित करने का आशय। ये हो गई फर्स्ट क्लॉज। दूसरा क्या है? इंटेंशन क्या है? टू कॉज बॉडीली इंजरी, शारीरिक क्षति कारित करना। लेकिन ये शारीरिक क्षति कैसी है? ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना जिससे मृत्यु संभाव्य है। समझे? और इसके द्वारा फिर मृत्यु कारित करना, मृत्यु होना। डेथ यहां भी होती है, डेथ यहां भी हो रही है, लेकिन दोनों की इंटेंशन में अंतर है। समझ पा रहे हैं आप लोग? दोनों ही कॉज केसेस में डेथ हो रही है। एक में डायरेक्ट है, गला काट दिया, इंटेंशन टू कॉज डेथ डायरेक्टली। कुछ आप सोच ही नहीं सकते कि इसने गला क्यों काटा होगा, भैया मारना, जान से मारना था। लेकिन एक व्यक्ति को आपने ऐसे समझिए, एक व्यक्ति को ऐसे पकड़ा, ठीक है, ये इसका सिर है एक तरफ, और बार बार जाकर के दीवार से टकराया तीन चार लोगों ने, और फिर छोड़ दिया। तो यहां पे आपने क्या किया? यहां पर आपका आशय था उसके सिर पर चोट मारना, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी। लेकिन वो इंजरी ऐसी है, वो शारीरिक क्षति ऐसी है जिससे मृत्यु होना संभाव्य है। यहां पर एक शब्द है, देखो ये संभाव्य है, जिससे मृत्यु होना संभाव्य है। संभावना है मृत्यु होने की, निश्चित नहीं है। यही शब्द आपको जो अगला सेक्शन है मर्डर, उससे डिफरेंशिएट करेगा। तो आपको बात समझ में आई आपको कि ये मृत्यु करत करना संभाव्य है से? हाँ है ना? बताइए। तो दो क्लॉज बताई मैंने आपको, दोनों ही कौन कौन सी क्लॉज है? आशय वाली क्लॉजेज हैं। दोनों ही इंटेंशन क्लॉजेज हैं। पहले में इंटेंशन क्या है? मृत्यु कारित करने की है। दूसरे में इंटेंशन क्या है? शारीरिक क्षति कारित करने की है। कैसी शारीरिक क्षति? जिससे मृत्यु होना संभाव्य है। बोलो हाँ है ना? कम ऑन। और अब आ जाइए तीसरे आशा पर। यह है क्या? यह ज्ञान रखते हुए, देखो ये ज्ञान है शब्द, ज्ञान। ज्ञान रखते हुए, यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है, ऐसी संभावना है क्या कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे। तो यहां पर इसे कहते हैं नॉलेज क्लॉज। क्या है? नॉलेज क्लॉज। तो इसको आप ऐसे समझिए, देखिए इसको हम ऐसे करते हैं, ये इसको मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो पहली क्लॉज है वो क्या है? आशय। दूसरी क्लॉज में क्या है? इंटेंशन। और तीसरी क्लॉज में क्या है? ज्ञान। तो पहली इंटेंशन क्लॉज है, सेकंड इंटेंशन क्लॉज है, और सेकंड है, थर्ड है नॉलेज क्लॉज। क्या है ये समझिए क्या है। तो थर्ड को समझाता हूं। यह ज्ञान रखते हुए, ऐसा ज्ञान हो, आपका आशय ऐसा नहीं है, आप उसको मारना नहीं चाहते हैं, आप उसको ऐसी शारीरिक क्षति भी नहीं पहुंचाना चाहते जिससे कि मृत्यु होना संभाव्य हो। लेकिन आपको ये ज्ञान था, ये आपको ज्ञान रहा होगा
कि आपके क्रिया, आपके कार्य से उसकी मृत्यु संभाव्य है, मृत्यु संभव है उसके। कैसे समझिए, देखिए यहां पर इंटेंशन नहीं है, नॉलेज है। इसको समझिए, मान लीजिए मैंने ऐसे ग्लास रखा है यहाँ पर, और आपसे कहता हूं नाउ शूट, इस ग्लास पर शूट करना है आपने। आप यहाँ पर शूट करते हो, तो क्या आपकी इंटेंशन मुझे मारने की है? हाँ है ना? इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं है, तो पहली क्लॉज खत्म हो गई यहां से। क्या आपकी इंटेंशन ऐसी क्षति कारित करने की है जिससे मृत्यु होना संभाव्य हो? नहीं है, है ना? लेकिन जब आप यहां पे निशाना लगाएंगे तो आपको ये ज्ञान रहेगा कि अगर ये मिस फायर हो गया, ग्लास में बुलेट नहीं लगी, बंदूक की गोली नहीं लगी, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं लग सकती है और मेरी मृत्यु हो सकती है। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि योर इंटेंशन इज नॉट कॉज टू कॉज डेथ, योर इंटेंशन इज नॉट टू कॉज bodily इंजरी एज इज लाइक टू कॉज डेथ, बट यू मे हैव नॉलेज दैट यू मे कॉज डेथ। आपका आशय मृत्यु कारित करने का नहीं है, आपका आशय ऐसी शारीरिक क्षति करने का भी नहीं है जिससे मृत्यु संभाव्य है, परंतु आपको ये ज्ञान रहा होगा, आपको ये ज्ञान रहा होगा कि आपके कार्य से मृत्यु संभाव्य है, और फिर भी आप वो कार्य करते हैं और मृत्यु हो जाती है, तो आप होंगे अपराधी, आपराधिक मानव वध के। हाँ या ना? बस समझा दी, बता दी मुझे, आपको बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा। हमने, अब मैं इसको रिकैप करता हूं इसको। हमने जो चैप्टर पढ़ा है, हमने शुरू में क्या बात की, हम लोगों ने आईपीसी यानी कि बीएनएस की इंपॉर्टेंस समझी, और उसमें हम लोगों ने ये समझा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोगों ने आज शुरू करा है, कल्पेट होमिसाइड और मर्डर किया है। इसमें हमने ये भी जाना कि हमने हमने पढ़ना कैसे चाहिए, बहुत टेक्निकली पढ़ना पड़ता है लॉ को, एक एक शब्द का महत्व है, बेरेट की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है अच्छे तरीके से। जब ये हमने समझ लिया, अब आपका होमवर्क ये है, इसको याद करोगे वर्बेटम, ऐसे कैसे ही, जैसे गायत्री मंत्र याद करते हैं ऐसे ही आप सेक्शन 100 को याद करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। कर लेंगे आप लोग? हाँ या ना बताइए? तो इस तरीके से हम टेक्निकली पढ़ते ही, ये आपका सेक्शन 299 का हो गया, हमने थर्ड स्पेशल 2 ही पढ़ लिया। अब जैसे अब हम पढ़ लेते हैं, कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं। देखिए ये रहा स्पष्टीकरण, पहले एक पढ़ लेते हैं पहले, चलिए स्पष्टीकरण 1 और 2 रह गया, उसको पढ़ लेते हैं ताकि सेक्शन 299 खत्म हो जाएगा हमारा फिर। स्पष्टीकरण 1 क्या कहता है? वह व्यक्ति जो किसी, पढ़िए मेरे साथ, वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को, जो दूसरे व्यक्ति को, दूसरा व्यक्ति क्या है, कौन सा व्यक्ति है दूसरा व्यक्ति? ये जो दूसरा व्यक्ति है किसी विकार, रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त है, ये जो व्यक्ति है। अच्छा, राम वचन ने कहा है बट सर नॉलेज नहीं है, लेकिन उसके हेड में बुलेट लग जाता है। देखिए राम वचन में वही बात मैंने पहले समझाई थी कि अगर आपकी इंटेंशन नहीं थी, इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं है, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी नहीं है, इन तीनों में से, देखिए आप ये कहना चाह रहे हैं, यही मैंने समझाया आपको। देखिए चलिए पहले इसी को समझते हैं। आपकी इंटेंशन डेथ करने की नहीं है, आपकी इंटेंशन शारीरिक क्षति पहुंचाने की नहीं है, और आपको ऐसा ज्ञान भी नहीं था, तो आप आपराधिक मानव वध के दोषी नहीं होंगे। जैसा कि मैंने शुरू में उदाहरण दिया था आपको, उसका उत्तर अब मिल रहा है आपको कि जो दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, घूंसे घूंसे मार रहे हैं, उनको बचाने के लिए एक लेडी आती है, उसके कंधे पे छोटा सा बच्चा है, और एक का घूंसा उसके बच्चे पे लग जाता है, बच्चे की डेथ हो जाती है। तो अब ये देखा जाएगा कि जिसके घूंसे से बच्चा मरा, क्या उसने आपराधिक मानव वध किया? तो देखो, क्या उसका, ध्यान सुनना, आप उसको कैसे देखोगे, भले ही मृत्यु हो गई है, क्या उसका आशय घूंसा मार करके मृत्यु कारित करने का था? नहीं था। उसने जो घूंसा मारा था दूसरे प्रतिद्वंदी पर, उसको सिंपल हर्ट करने का था। क्या था? सिंपल हर्ट, सामान्य क्षति करने का था। उसकी इंटेंशन डेथ करने की नहीं थी, तो पहली क्लॉज में नहीं आएगा वो। क्या उसकी इंटेंशन ऐसी शारीरिक क्षति करने की थी जिससे कि मृत्यु होना संभाव्य है? क्या कोई घूंसे से कोई मरता है? नहीं मरता, तो सेकंड क्लॉज में भी नहीं आएगा। क्या उसको ऐसा ज्ञान रहा होगा कि उसके ऐसा घूंसा मारने से उस प्रतिद्वंदी की डेथ हो जाएगी? नहीं। तो उसकी भले ही बच्चे की डेथ हो गई,
लेकिन जो एक्यूज है, जिसके कार्य से वो डेथ हुई है, उसको इंटेंशन के हिसाब से सजा मिलेगी। उसकी इंटेंशन थी सिंपल हर्ट कारित करने की, तो उसको सामान्य क्षति कारित करने की सजा मिलेगी, कल्पेबल होमिसाइड की नहीं मिलेगी। तो जैसा आपने रामवचन ये दिया कि नॉलेज भी नहीं है तो डेथ हो जाती है, तो फिर ये देखेंगे कि क्या वो डेथ एक्सीडेंटल थी, तो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस और रैशनेस में जा सकते हैं, 304 आईपीसी में जा सकते हैं, या फिर हम उसको सिंपल हर्ट या ग्रीवस हर्ट में लेकर के आएंगे। फिर बोलो हाँ है ना, समझ में आई बात राम वचन? यस और नो? ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाता है। चलिए अब आ जाइए स्पष्टीकरण एक पर आ जाइए। देखिए, अब कोई व्यक्ति यहाँ पर है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि रोगी है, ठीक, और एक व्यक्ति क्या करता है, उसको शारीरिक क्षति पहुंचाता है। एक व्यक्ति बीमार है, उसको मैं और चोट पहुंचा देता हूं, और उसकी वजह से क्या होता है, मृत्यु को, शब्द पकड़ना, अंडरलाइन कर लीजिए, मृत्यु त्वरित कर देता है। मृत्यु त्वरित करता है मीन्स डेथ तो होती, अब स्पीडी हो गई। जो व्यक्ति 60 दिन में मरता है वो 10 दिन में मर रहा है, वो त्वरित हो गई वो। तो अब वो कोई कहे कि भाई साहब मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये इंसान तो 20 दिन बाद मर जाता, खुद ही 50 दिन बाद मर जाता, मेरे मारने से 10 दिन पहले मर गया ना। यही वो खुद मरता या नहीं मरता इससे मतलब नहीं है, अब ये माना जाएगा कि वही माना जाएगा कि तुमने ही उसकी डेथ करी है इसमें। तो कोई कोई व्यक्ति अगर रोगी है और उसकी कुछ दिनों में खुद भी डेथ होती, लेकिन आपने उसको ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाई है जिससे उसकी मृत्यु त्वरित हो गई, तो अब ये माना जाएगा कि आपने ही उसकी मृत्यु करी। ये हुआ स्पष्टीकरण नंबर 1। और स्पष्टीकरण नंबर 2 ये है कि अगर, कैसे होती है, कैसे मृत्यु की जा रही है, शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो। मृत्यु कैसे कारित की गई है, शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई है ना। तो यही माना जाएगा कि जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की है उसने वह मृत्यु कारित की है, यही समझा जाएगा। यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी। देखिए, एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने तो मारा, लेकिन तुम अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट करा लेते तो तुम बच जाते, तुम मरे हो अपनी अपनी गलती की वजह से, अपनी नेग्लिजेंस की वजह से। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। अगर डेथ हुई है और डेथ का कारण आपके द्वारा पहुंचाई गई चोट है, क्षति है, शारीरिक क्षति है, तो फिर यही माना जाएगा कि आपने ही उसकी डेथ करी है। आप ये प्ली नहीं ले सकते कि इस व्यक्ति ने कौशलपूर्ण चिकित्सा नहीं ली, इसने उचित उपचार नहीं कराया, वरना ये बच जाता, मेरा कसूर नहीं है, कसूर आपका ही माना जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पढ़े हैं सेक्शन 299 आईपीसी का या सेक्शन 100 बीएनएस का, तीनों स्पष्टीकरण के साथ में। अब इसमें जो दृष्टांत है वो आपका होमवर्क है, वो आप खुद पढ़ोगे। आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझसे पूछेंगे आप लोग। मुझे बताइए, आपको अगर यहाँ से कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। और इस यहाँ से अलग भी, क्योंकि मैं इस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर फाउंडर हूँ, और मेरी बात में आपको शायद एक ज्यादा ऑथेंटिसिटी भी नजर आएगी। एक बार को विश्वास के स्तर पर आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जल्दी पूछिए। तो आज की क्लास यहीं अंत करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका यहाँ कोर्स बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा। और अभी इनिशियल स्टेज में, देखिए हमारे यहाँ कोचिंग में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हम लोग पिछले 5-6 साल से कराते आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कराते आ रहे हैं। और उसी में क्योंकि तरीका बाइलिंगुअल है पढ़ाने का, तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं साथ में हमारे। लेकिन ये पहली बार है कि हम लोगों ने ओनली एंड ओनली हिंदी मीडियम के लिए बैच शुरू किया है। और इसमें भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फी डिस्काउंट करके पढ़ाने की, बैच बनाने की उसमें है। तो जितनी जल्दी आप एडमिशन लेंगे उतनी जल्दी आप, जो अर्ली डिस्काउंट होते हैं हर जगह होते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। तो आप जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी हमारी पढ़ाई भी शुरू होगी और आपको डिस्काउंट से मिलेंगे। ये डिस्काउंट हमेशा नहीं रहेंगे, ये बात ध्यान रखना आप अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आपने, हमारी जो टीम है उससे संपर्क कीजिए आप, और कहीं भी कोई दिक्कत है मुझसे भी बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस ठीक है, कितना समय लगेगा फी का, देखिए समय
15 मंथ्स का हम लोगों ने माना कि 15 महीनों में हम आपका कोर्स खत्म कर देंगे, इतना हम खत्म कर देते हैं इतने में। उसमें 1-2 महीना आगे पीछे मान लीजिए, बस उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज की तो अभी यही क्लास है। अभी क्या है कि देखो, अभी को बैच बन रहा है डेमो, अभी हम लोग बहुत ज्यादा क्लासेस कर लेंगे, है ना, तो फिर वो कोर्स आके भग जाएगा। कुछ बच्चे ज्वाइन करेंगे, कुछ बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, फिर वो कहेंगे सर हमारा छूट गया। इसलिए अभी हम आप लोग जैसे ही एडमिशन लेंगे, उसके हम आपको शेड्यूल दे देंगे, विद इन 2-3 डेज ही बस प्रॉपर शेड्यूल आपको मिल जाएगा, और फिर हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। बिहार एपीओ का देखिए, ऑलरेडी इसमें जब हम जो जो जुडिशरी का सिलेबस है, उसमें ऑलरेडी ये सारा कोर्स कवर हो जाएगा। बिहार एपीओ के लिए जो एडिशनल एडिशनल जो बुक्स है वहाँ के लिए जो है, वो हम लोग करवाते हैं। मेरी इंग्लिश मीडियम की जो क्लासेस में बच्चों ने अपने आंसर लिख कर दिए हैं, उसमें कुछ हिंदी के बच्चों का आंसर भी आए हैं। मेंस आंसर की राइटिंग की क्लासेस की चेकिंग देख लेंगे ना, आपके सिर के बाल खड़े हो जाएंगे। इतने अच्छे तरीके से, इतने इन डेप्थ तरीके से, साइंटिफिक तरीके से भी कहीं कोई क्लासेस हो सकती हैं क्या? मैं इस शब्द कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, उसको चेक करना, फिर आप कहना कि हाँ सर वाकई में वैसा हुआ था या नहीं हुआ था। उतने लाइव क्लास में आपके आंसर्स को हम लोग लाइव लेते हैं जैसे ये है, और उसी तरीके से पूरा लाइन खींच के कि यहाँ पे ये गलत है ये सही है, प्रॉपर तरीके से आपको गाइड कराते हैं यहाँ पर, ये इस तरीके से पूरा का पूरा आंसर राइटिंग क्लासेस की। अगर आपको आंसर राइटिंग क्लासेस कैसे करवाते हैं, तो सैटरडे को इंग्लिश मीडियम का जो बैच चल रहा है उसमें एक क्लास होगी टाइम पूछने में, उसमें आंसर राइटिंग क्लास ही होगी वो। हमारे यहाँ आंसर राइटिंग क्लासेस होती हैं कि कैसे आंसर लिखना चाहिए, वो तो एक कला है, उस कला को सिखाया जाता है आपके क्वेश्चन को चेक करने के माध्यम से। समझे? आरजेएस की देखिए, आरजेएस की हिंदी मीडियम में अभी क्लासेस नहीं हो सकती हैं क्योंकि बहुत कम समय है। लेकिन हमारा जो आरजेएस का कोर्स है, उसको आप करके देख लो, बहुत यूं ही अभी तो फ्री फ्री टाइप ही करा रहे हैं हम लोग उसको, बहुत बहुत डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है मेरे ख्याल से 3,500 रुपये में। उसमें भले ही जैसे मैं, मेरी ही क्लासेस हैं वो, तो मेरी क्लास में जैसे पुट आ जाता है, इंग्लिश का भी आता है, हिंदी का भी आता है, मेरी ही क्लासेस है। अगर आपको ये समझ में आ रही है वो भी समझ में आएंगी। मैं कभी भी हमेशा दोनों ही लैंग्वेज में बात करता हूँ उसमें हमेशा, और उसमें सब कुछ करा रखा है, कहाँ से प्रेम से कोर्स आएगा। फैंटेस्टिक कोर्स है, आप चेक करो उसको आप, अवेलेबल है। लेकिन इस तरीके से हिंदी में वहां पर क्या मिलेगा, ये सारी बातें हमको इंग्लिश में लिखी मिलेंगी, समझाया गया है दोनों भाषाओं में, तो आप अपना डायरेक्ट पढ़िए और उसको समझ लीजिए। और कोई क्वेश्चन? देखिए, मैं एक शब्द में बोलता हूं, जज बनने के लिए जो जो आवश्यक है वो सब कराया जाएगा बस। चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, मेंस हो, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो, फाउंडेशन की क्लासेस हो, सब कराया जाएगा। उससे बेफिक्र रहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको जज बनवाना, ना कि कोर्स कवर करवाना। इसलिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने ये सेक्शन कराया, अब अगली बार मैं आपसे पूछूंगा तो आपके आंसर तुरंत यूं आने चाहिए बस। यस, मैं एपीओ तो कहते हैं यूपी में, यहाँ पर बोलते हैं दिल्ली में बोलते हैं एपीपी, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और फिर उनका प्रमोशन हो जाता है तो वो बन जाते हैं एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर वो सेशन कोर्ट देखते हैं। तो मैं दिल्ली में पहले एपीपी नियुक्त हुआ यूपीएससी के थ्रू, बाद में मेरा प्रमोशन हुआ एडिशनल पीपी, कुछ साल एडिशनल पीपी की जॉब करके क्लास 1 गेजेट ऑफिसर होता है दिल्ली में, फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी और फिर हम लोगों ने विधि जुडिशियल अकेडमी स्टार्ट की। अब समझदारी दिखाइए, डिस्काउंटेड फी का, ये ऐसी फी ले रहे हैं इस समय लगभग फ्री है वो। उतनी फीस में अगर आप लोकल भी मान लीजिए अपने घर से 3-4 किलोमीटर भी जाएंगे ना, आने जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन में पैसे खर्च कर देंगे, उससे कम पैसे में आपकी पूरी की पूरी कोचिंग हो जा रही है। अगर आप 12-15 महीने का आने जाने का खर्चा जोड़ लेंगे आप, तो आपको लगेगा इतने में से तो घर बैठे कोचिंग हो रही है हमारी बैठे बैठे। तो इसका लाभ उठाइए बस, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगी बस, बैच बनते ही कुछ 8-10 एडमिशन कब से बैच बन जाएगा, शुरुआत कर देंगे, फिर डिस्काउंट खत्म होने, कम होना, डिस्काउंट पहले कम होगा फिर खत्म हो जाएगा। तो फायदा उठाइए और उसको। हाँ तो महेंद्र, ये जो बैच है, ये टोटली हिंदी, आज की क्लास पसंद आई नहीं आई बताइए? ये टोटली हिंदी का ही बैच है, ये टोटली हिंदी पढ़ाया जा रहा है। बस
तो ये बैच ही अलग बताया मैंने, कहा ना ये बैच ही अलग बन रहा है टोटली हिंदी, इसमें इंग्लिश मीडियम का नहीं होगा। इंग्लिश मीडियम में हिंदी वाले आ सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी वालों ने एडमिशन लिया है, हिंदी वालों में इंग्लिश वाले नहीं आएंगे। हमारा फोकस कोर्स कंप्लीट करने पे नहीं है ना, कि भाई अगर 2 महीने के अंदर ही आ गया, हम स्पीड से कोर्स खत्म करेंगे, आपको आप पढ़ने वाली बनिए बस अच्छे तरीके से, है ना। ऐसे तो कोई ना कोई एग्जाम आता ही रहेगा, लेकिन हमारी कोशिश जो ड्यूरेशन है उतना ड्यूरेशन देना ही पड़ेगा ना। देखिए जुडिशरी की पढ़ाई कर रहे हैं हम, ऐसे ही सब कुछ नहीं हो सकता ना। हम्म। वो आपको शेड्यूल दे देंगे, 7 डेज हफ्ते में, 5 दिन, 5 डेज पर वीक क्लासेस चलेंगी। 2 दिन हम देते हैं आप लोगों को रिवीजन करने के लिए। ये शेड्यूल आपको क्लास टाइम इवनिंग का क्लास टाइम रहेगा, इवनिंग में रहेगा, इवनिंग। नोट्स आपको ऑनलाइन क्लास में मिल जाएंगे। नोट्स आपके ये जो ऐप है इसी पर ही अपलोड हो जाएंगे। जहां पर बेरेक्ट है आप बेरेक्ट से भी काम चला सकते हैं, बेरेक्ट से अलग जो चाहिए। नोट्स आपको दिखावे के लिए नहीं मिलेंगे कि नोट्स देने के लिए देने हैं, है ना। ये आपको जो नीडफुल है, जितनी जरूरत है, जो बच्चों को मिलने चाहिए, वो नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, आपको ऑनलाइन मिलेंगे, आपको ऐप पर अपलोड हो जाएंगे आप क्लास के साथ में। राम बच्चन अलग से बिहार एपी को अलग से नहीं, बस वो सब्जेक्ट जुडिशरी का ही पार्ट होगा। लेकिन जो कॉमन सब्जेक्ट हैं जैसे आपका आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, वो तो आपको बिहार जुडिशरी के बैच में ही पढ़ाया जाएगा। उससे इतर जो माइनर सब्जेक्ट्स है वो करा दिए जाएंगे। पर डे मिनिमम 2 क्लासेस होंगी, पर डे मिनिमम 2 क्लासेस। आरजेएस की स्पेसिफिक क्लासेस हैं, आरजेएस की स्पेसिफिक क्लासेस है। हमारे यहाँ क्या करते हैं, देखिए जैसे आईपीसी है, जो जनरल सब्जेक्ट है तो सबके बराबर एक जैसा ही है। जो जो वहाँ के स्पेसिफिक लोकल एक्ट्स हो गए या माइनर एक्ट्स हो गए, उनको उनके अकॉर्डिंगली पढ़ाया जाता है वहाँ के हिसाब से। लेकिन जैसे जो जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं जो हर जगह आएंगे, आईपीसी को फिर इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको अलग अलग पहले आरजेएस के लिए पढ़ोगे, फिर बिहार के लिए थोड़ी पढ़ोगे। आईपीसी को फिर ऐसे पढ़िए कि सभी स्टेट्स को कवर हो जाए, चाहे वो दिल्ली का स्टेट हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, कोई सा भी हो, आप हर राज्य में उसको इस्तेमाल कर पाए। लेकिन जो माइनर माइनर हैं, जो लोकल एक्ट्स हैं, जो लोकल एक्ट्स हैं, माइनर एक्ट्स हैं, स्टेट स्पेसिफिक, वो कराए जाएंगे। जीएस की जीके जीएस की स्पेसिफिकली क्लासेस होंगी, इंग्लिश की क्लासेस भी होती हैं, हिंदी की क्लासेस भी होती हैं। देखिए आईपीसी की मृत्यु हो जाएगी 1 जुलाई को, और बीएनएस का जन्म हो जाएगा 1 जुलाई को, ठीक है। तो 1 जुलाई के बाद में जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे, जो जो मर गया, जिसकी मृत्यु होगी, उसे क्यों पूछेंगे, फिर बीएनएस आएगा। 1 जुलाई से पहले कोई नोटिफिकेशन आएगा, वो आईपीसी पूछेंगे। लेकिन आप देख लो बातें वही है, कल्पेबल होमिसाइड चाहे आईपीसी में हो बीएनएस हो, बराबरी तो हो गया, केवल धारा नंबर बदल गया। 299 की जगह क्या हो गया, 100 हो गया। इससे क्या बदला। आईपीसी वर्सेस बीएनएस में देखिए जो जो बीएनएस क्या है, बीएनएस इक्वल टू, देखिए माइनस प्लस। आईपीसी में कुछ माइनस कर दिया गया और कुछ प्लस कर दिया गया। जो माइनस हो गया उसकी तो बात ही खत्म हो गई। कुछ प्लस है वो पढ़ा दिया जाएगा, कुछ मॉडिफाइड कर दिया गया उसको पढ़ा देंगे। तो इंडियन पिनल कोड में को का ही मॉडिफाइड वर्जन है बीएनएस, इस बात को मन में बैठा लीजिए अच्छे तरीके से। ऐसे समझो सुधा, हाँ, इसमें कब जाहिर बात है कंपेरेटिव ही होगी, क्योंकि आप लोगों ने पहले आईपीसी पढ़ रखा है। वो कंपेरेट जहां जहां कंपैरिजन होगा वहां मैंने बताया ना। जैसे आज आज जैसे 299 था, इसमें कंपैरिजन केवल इतना था सेक्शन वाला, बाकी सब कुछ सेम है। आप यही तो डिस्कस करा, आपने शायद नोट नहीं किया उस बात को, बस है ना। एग्जाम में सेक्शन आते हैं क्या, देखिए कंपैरेटिव एग्जाम में आपको सेक्शन भी पूछते हैं वो, और वो केस लॉज भी पूछते हैं, और वो अंडरस्टैंडिंग से भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे इसी पे क्वेश्चन दे देंगे, जैसे जो 29 जो हमने पढ़ा आपराधिक मानवता पढ़ा, 299 कह लीजिए, 299 आईपीसी, 100 बीएनएस, उसके जो दृष्टांत हैं, उनमें से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेंगे, उसी को देके कह देंगे डिसाइड कीजिए, निर्णय दीजिए, वो आपके मेंस में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखो जो किताबें हैं वो तो सिलेबस के हिसाब से,
बिहार के एपीओ में, जहाँ जिसका सिलेबस है, जो बुक्स आएंगी, अलग अलग एग्जाम के अलग अलग सिलेबस हैं। और जो सिलेबस में सब्जेक्ट आना है उसमें तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, उसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, एकदम निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बाकी सारी जिम्मेदारी हम लोगों की। आपको नोट्स देने हैं, आपके कंफ्यूजन दूर करने हैं, आपको अच्छी तरीके से पढ़ाना है, उसी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। आपका काम सिर्फ है कि इनको अच्छी तरीके से याद करना, जैसे कि मैंने आपसे कहा, दो के पहाड़े की तरह, गायत्री मंत्र की तरह से, बस। अब विदा लेने का समय आ गया है। धन्यवाद आप सब लोगों का। विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे तरीके से निर्णय लीजिए और पढ़ाई शुरू करते हैं। बाय बाय। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे गूगल रिव्यू देना चाहें, अगर आप गूगल पर सर्च कीजिए विदेश एकेडमी, तो प्लीज राइट ए रिव्यू फॉर दिस। थैंक यू।